नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश आर में। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं टीना स्वदेश। आइए रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं बिपरजॉय की। तो तेज बारिश और बुलेट की रफ्तार से चलती हवाएं, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस चंद घंटे में ही ये कच्छ के से टकराने वाला है। क्या अपने नाम के मुताबिक बिपरजॉय तबाही मचाएगा या फिर पुख्ता तैयारियों से ये तूफान गुजर जाएगा? एनीमोमीटर पर 83.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कभी कभी ये आंकड़ा 80 से 90 किलोमीटर के बीच लगातार जा रहा है। जैसे जैसे लैंडफॉल का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। विंड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और दूसरी तरफ पानी आप देखेंगे, लहरें अब कल के मुकाबले और ज्यादा उफान मारने लगी हैं। में सबसे पहले बात बिपरजॉय तूफान की। बस कुछ ही देर में ये चक्रवाती तूफान कच्छ के तट से टकराने वाला है। जी हां, मौसम विभाग की ओर से दी गई लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिपरजॉय कच्छ के जखौ पोर्ट से सबसे पहले टकराने वाला है। बिपरजॉय का असर सिर्फ तटीय इलाकों में नहीं पड़ रहा, बल्कि ये 8 राज्यों के मौसम पर भी अपना असर डाल रहा है और सबसे ज्यादा असर समुद्री किनारे पर बसे इलाकों पर पड़ा है। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों और बाहर आ रहे पानी का असर दिख रहा है। तट के किनारे कई दुकान जमींदोज हो गई हैं। तटीय इलाकों में 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। द्वारका, कच्छ, जामनगर और दूसरे तटीय इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ने लगे हैं। तूफान की वजह से कच्छ, द्वारका में काफी तेज बारिश हो रही है। वहीं जामनगर, भुज और दूसरे तटीय इलाकों में भी तेज तूफान के साथ बारिश हो रही है। तो कच्छ से अब लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हवाएं यहां चल रही हैं। लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता पल पल की वहां से अपडेट भी दे रहे हैं और इस वक्त लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, ये लैंडफॉल इस वक्त से लेकर रात तक की प्रक्रिया में चलता रहेगा और उसके बाद ये जो हवाएं हैं, तेज हवाएं हैं, तूफानी हवाएं हैं, यह बेहद खतरनाक हवाएं हैं। ये सौराष्ट्र के रास्ते राजस्थान होते हुए पाकिस्तान की ओर निकल जाएंगी। इस दौरान ये भी संभावना जताई गई है कि ये थोड़ी सी कमजोर होंगी। अगर ये हवाएं, इसकी गति, इसकी तीव्रता थोड़ी भी कमजोर होती है तो नुकसान कम होगा, लेकिन फिलहाल ये बेहद खतरनाक है और अब इसकी प्रक्रिया कच्छ के जो इलाके हैं, तटीय इलाके, वहां पर लगातार चल रही है। लैंडफॉल की प्रक्रिया अलर्ट पर है सेना की टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और खासकर कच्छ में पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इस वक्त वहां पर लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रवेश कर रहा है, मगर एक साइक्लोन के साथ बहुत सारे स्पाइरल बैंड्स होता है। ये एक स्पाइरल बैंड का अंग है। जो एक्चुअल लैंडफॉल प्रोसेस है वो इवनिंग में शुरू होगा और मिडनाइट तक चालू रहेगा। आफ्टर द लैंडफॉल फिर ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में इसका गति चालू रखेगा और धीरे धीरे वीक होते हुए कल सुबह को इसका विंड स्पीड 70 to 80 km/h, गस्टिंग टू 90 km/h हो जाएगा। इसका जो एसोसिएटेड वेदर है, जो पहले हम बोले हैं कि कच्छ में सबसे ज़्यादा सीवियर वेदर होगा, जैसे कि हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है, विंड स्पीड 115 to 125 kmph, गस्टिंग टू 140 kmph हो सकता है, टाइडल वेव 2 to 3 मीटर्स कोस्टल एरिया में इनंडेशन करा सकता है। तो जिस तरह
तरह की आशंका जताई गई थी कि जैसे ही लैंडफॉल होगा वैसे ही गुजरात के तटीय इलाकों में बहुत तेज बारिश होगी, तूफानी लहरें आएंगी और ऐसी ही खबरें आ रही हैं। हमारे संवाददाता तूफान के लैंडफॉल को लेकर के लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी सिद्धार्थ। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा जो आप जहां से हमारा प्रश्न हुआ था वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें, आप जरा पेड़ों को देखिए, ये देखिए ऊपर जो पेड़ है ये इस तरह से हिल रहे हैं और ये कोई छोटे मोटे पेड़ नहीं है, ये करीब 40 से 50 ऊंचे पेड़ है और बहुत मजबूत पेड़ है। उन्होंने अपनी जगह बनाई है, ये पेड़ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हिल रहे हैं, जैसे हिला रहा हो, पर इन्हें हिलाने वाला और कोई नहीं, इन्हें हिलाने वाली कुदरत है, इन्हें हिलाने वाली प्रकृति है। और प्रकृति के प्रकोप के सामने बचना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त न केवल गुजरात सरकार की है, पर सभी लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये समय भगवान करे, प्रभु करे, परमात्मा करे, ये पूरा समय जितनी जल्दी टल सकता हो टल जाए। हर कोई इसी को लेकर के चिंतित है, हर आदमी वहीं रुका हुआ है जहां अभी वो है और ये हिदायत दी गई है। शहरों की अगर हम बात कर ले, मंडी शहर की हम बात कर ले, नलिया की हम बात कर ले, जखौ की हम बात कर ले, बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। हमारे तक जो जानकारी पहुंच रही है वो ये सीधे गांधीनगर से पहुंच रही है। 4,000 से ज्यादा पेड़ अलग अलग जगह जो गिरे हैं उन सबको उठाने को लेकर के भी ऑपरेशन चालू हो चुका है। स्थानिक नगर पालिकाएं जितनी भी है, भले ही जामनगर की हो, भले ही फिर वो अमरेली की हो, जाफराबाद की हो या फिर सौराष्ट्र के अंदर भावनगर की हो, इन सभी एरिया के अंदर वहां पे उन्हें उठाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा हाई लेवल हाई पावर मीटिंग के अंदर अहम निर्णय भी 1 से 2 घंटे के अंदर लिए जाएंगे, इस बात का भी अंदेशा लगातार जताया जा रहा है। तो सिद्धार्थ हमारे सहयोगी जो कि कच्छ के जखौ पोर्ट पर ही मौजूद हैं और हमें पल पल की जानकारी लगातार सुबह से दे रहे हैं और आप सुन पा रहे होंगे, उनकी आवाज भी स्पष्ट तौर पर सुनी नहीं जा सकती है क्योंकि हवाओं की इतनी तीव्रता है, वहां पर खड़े होना भी मुश्किल हो गया है। और अब ये जो प्रक्रिया है लैंडफॉल की, ये पूरी रात चलेगी। 12 बजे के बाद ये जो तीव्र हवाएं हैं ये राजस्थान की ओर बढ़ेंगी, सौराष्ट्र होते हुए, और ये जब आगे बढ़ेंगी तो इसकी तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। एक पूरा वेदर का बुलेटिन बाहर निकाला जाता है इंफॉर्मेशन के साथ में। वहां पर मुख्य सचिव हो और जो सीएम है गुजरात के, उनके सलाहकार, उनके साथ में टॉप लेवल के ऑफिशियल्स, जिसके अंदर हम बात करें अवंतिका पांडे की बात करें या फिर डॉक्टर राजकुमार की बात करें, फिर हम टॉप लेवल जो अधिकारी उन सब की बात करें, सभी मौजूद है, ये सभी लोग बैठ करके रिव्यू कर रहे हैं। डायरेक्ट वहां मॉनिटरिंग हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो 8 जिले हैं, 8 जिलों के अंदर जितने भी एमएलए हैं जिन्हें जवाबदारी दी गई है, वे लोग डायरेक्ट जुड़ते हैं। एमएलए जब जुड़ते हैं तो एमएलए अपनी रिपोर्ट देते हैं। एमएलए अपनी रिपोर्ट कहां से लेते हैं? एमएलए अपनी रिपोर्ट लेते हैं उनके क्षेत्र के अंदर बैठे हुए सरपंचों के साथ में, यानी एमएलए जितने हैं वे सारे सरपंचों के साथ संकलन साध रहे हैं, वे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ग्राउंड लेवल पे मिलते हैं जाकर के। इसी बीच में रोल आता है प्रभारी मंत्रियों का, जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, मनसुख मांडविया हो, पुरुषोत्तम रुपाला हो, दर्शना जरदोश हो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या इसके अलावा सीआर पाटिल हो जो खुद नवसारी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोग बातचीत करते हैं। तो ग्राउंड लेवल से जितनी भी रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट पहले सरपंच स्तर के अधिकारियों के साथ होकर के। बिल्कुल सिद्धार्थ, तो हम देख पा रहे हैं कि के वहां हालात बने हुए हैं और हमारे संवाददाता हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कि वॉर रूम जो बना है उसमें किस तरह से प्रभारी मंत्रियों से लेकर के शासन प्रशासन सभी जुड़े हुए हैं और किस तरह से इस बड़ी मुसीबत से निपटने की तैयारी चल रही है। शुक्रिया सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे अपडेट लेने के लिए हम आपके पास पहुंचेंगे। फिलहाल हम बता दें कि तूफान के टकराने का काउंटडाउन अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, किसी भी खतरे से निपटने के लिए राज्य और केंद्र ने पुख्ता तैयारियां की हैं। रिलीफ ऑपरेशन के लिए तीनों सेना की टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। इसके साथ ही गुजरात में एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान का जिन इलाकों पर सबसे ज्यादा असर है वहां से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई जिसमें प्रशासन को जरूरी सुझाव दिए गए। प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की मुश्किलों को कम करने अपने संकल्प के अनुरूप
इंडियन आर्म फोर्सेस ने गुजरात में साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार किया है। इंडियन आर्मी ने 27 से अधिक रिलीफ कॉलम्स पूरे गुजरात में जैसे भुज, जामनगर, गांधीधाम, धरंगध्रा के साथ साथ नलिया, द्वारका और मांडवी जैसे फॉरवर्ड लोकेशंस पर भी तैनात किया है। इन जगहों पर इंजीनियर्स और मेडिकल टीम्स भी तैयार रखे गए हैं। आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना बनाई है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी भाग लिया और इस आपदा के समय पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में हाई टाइड का टाइम है। विंड इफेक्ट बहुत ज्यादा है ड्यू टू साइक्लोन, और अभी साइक्लोन को हिट करने में, लैंडफॉल करने में ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। हमने 10 नंबर का सिग्नल काफी दिन से लगा रखा है। 10 नंबर सिग्नल इज द मोस्ट डेंजरस सिग्नल। उसके बाद में 11 नंबर होता है, जिसमें ये होता है कि आपका कम्युनिकेशन भी फेल हो गया है। अभी आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस के ऊपर में अभी हमने 10 नंबर सिग्नल लगा रखा है। और गुजरात के साथ साथ मुंबई में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। यहां समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन जुहू बीच समेत मुंबई के सभी 6 प्रमुख बीचेस को बंद कर दिया है। इन बीचेस पर 120 लाइफ गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात करने का फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की कोई कमी नहीं है। कोयला मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, जानना चाहेंगे, कोयले की कोई कमी नहीं है, आगे आने वाले दिनों में अगर किसी तरह की कोई किल्लत होगी तो उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी? देखिए, देश कोल सप्लाई एंड कोल स्टॉक की जहां तक बात करें, काफी सकारात्मक खबर आ रही है। कोयला मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से देश में थर्मल पावर प्लांट्स के पास इस वक्त कोयले की कोई शॉर्टेज नहीं है और वो किसी भी डिमांड को मीट करने के लिए तैयार हैं। जहां तक ओवरऑल कोल स्टॉक पोजीशन का सवाल है, वो 110 मिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर गया है और इसमें करीब 44% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप 110 मिलियन टन के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इसमें 35 मिलियन टन कोल स्टॉक जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स के पास है और करीब 65 मिलियन टन कोल स्टॉक जो है वो पीटेड्स पर है। तो जाहिर तौर पर अगर कोयले की ज़रूरत होती है, डिमांड में बढ़ोतरी होती है, तो कोयला मंत्रालय के हिसाब से वो किसी भी डिमांड को मीट करने के लिए तैयार है। जहां तक कोल डिस्पैच का सवाल है पावर सेक्टर को, इसमें भी करीब 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देख रही है और ये बढ़कर 164.84 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया है 13 जून तक। अगर आप देखें, इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि पिछले 2.5 महीने में थर्मल पावर प्लांट्स के पास कोयले का जो स्टॉक है उसमें कमी नहीं आ रही है, बल्कि इसमें स्थिरता है और बल्कि बढ़ोतरी हो रही है। तो जाहिर तौर पे जब गर्मी है और स्टॉक में कमी नहीं आ रही है तो ये सकारात्मक संकेत हैं। ओवरऑल प्रोडक्शन अगर आप देखें कोयला का, अभी तक FY24 में इसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त कोयला मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ट्रांसपोर्टेशन का। जो रेलवे रेक्स है उसकी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो ताकि कोयले का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थर्मल पावर प्लांट्स या दूसरे कंज्यूमर के पास पर्याप्त मात्रा में किया जा सके। हालांकि सरकार लगातार रेलवे मंत्रालय के संपर्क में है, जैसा कि कोयला मंत्रालय ने ये जानकारी, कोल मिनिस्टर ने इस बात की जानकारी दी है इनफैक्ट, और उन्होंने कहा है कि वो लगातार रेलवे मंत्रालय के संपर्क में है और उम्मीद है कि जो रेलवे रेक्स का सवाल है उसको भी जल्दी सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, ये बड़ी राहत की खबर है क्योंकि पिछले साल गर्मी में भारी किल्लत थी और ऐसे में कई कंपनियां, कई राज्य सरकारें बेहद परेशान थी। लेकिन अब फिलहाल इस तरह की खबर कोयला मंत्रालय की तरफ से, इस तरह की जानकारी की फिलहाल आगे भविष्य के लिए किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, पीएम मोदी अगले हफ्ते अमेरिका के अहम दौरे पर जाने वाले हैं। दोनों देशों के बीच आपसी भागीदारी समेत वॉशिंगटन में टॉप 20 कंपनियों के सीईओ से उनकी मुलाकात काफी अहम होगी। इसमें फाइटर जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग डील पर सहमति बनने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। सुमित, क्या जानकारी? भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते यूएस की यात्रा पर जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन होगा सीईओज़ के साथ में। सीईओज़ यानी कि बड़े 20 बिजनेस लीडर्स जो वहाँ पर आएंगे, ये होंगे अलग अलग क्षेत्रों से, जिसमें एफएमसीजी, आईटी, लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। बड़े नाम जो हम सुनने में आ रहे हैं वो शांतनु नारायण,
जो भारतीय ओरिजिन के हैं, CEO अडोबी के हैं, जूली स्वीट एक्सेंचर की हैं, रायन मैकनने वीज़ा की हैं और जेम्स क्विंसी कोका कोला के CEO हैं। तो मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से भारत के जो हैं, और बातचीत इस पर होगी कि कैसे निवेश बढ़ाया जाए, निवेश किन किन क्षेत्रों में लाया जाए, कैसे निवेश की राह और आसान की जाए भारत में। इसके अलावा एक बड़ी डील होगी GE जनरल इलेक्ट्रिक जो US की कंपनी है और भारत की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच। ये दो कंपनियां करार करने वाली हैं जेट इंजन्स को लेकर और उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर। ये जेट इंजन जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया का है उसको उसमें इस्तेमाल किया जाएगा और ये बहुत बड़ी डील होगी। सो सबसे बड़ा ये मुद्दा है नेक्स्ट जो मीटिंग हो रही है अगले हफ्ते जो मीटिंग है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की US में, उस समय ये सब शामिल होगा, बिजनेस लीडर्स होंगे और ये डील भी होगी। शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच कथित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे पर की जाएगी। जांच फंड के कथित डाइवर्जन से जुड़ा है, जिसमें एक मामले में थर्ड पार्टी वेंडर के साथ हीरो मोटो कॉर्प के का आकलन किया जाएगा। मंत्रालय ने जांच का आदेश सार्वजनिक हित में दिया है ताकि हीरो मोटो कॉर्प के ओनरशिप स्ट्रक्चर की जांच की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि वो थर्ड पार्टी वेंडर को कंट्रोल करता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हीरो मोटो ने कहा है कि उसे इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन वो रेगुलेटरी अथॉरिटी की ओर से मांगी गई सभी जानकारियां मुहैया कराएगा। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे ये बताया जा रहा है कई रिपोर्ट्स में कि MCA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसने हीरो मोटोकॉर्प पे एक जांच चालू की है और इस जांच में उन्होंने बोला है कि जो पिछले साल IT रेड्स में 800 करोड़ से भी ज़्यादा के फंड्स की हेराफेरी हुई थी और साथ ही जो IT रेड पिछली मार्च 2022 में की गई थी उसमें 60 करोड़ के कंपनी के पास अनअकाउंटेबल कैश भी बरामद हुआ था। ये पर्टिकुलर जो फंड है इसके ऊपर MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जांच चालू कर दी है और इस जांच में उन्होंने कि पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये जांच चालू की है। और अब आपको बता दें कि पिछले साल जो IT रेड्स हुई थी उसमें ये बताया गया था कि थर्ड पार्टी वेंडर से हीरो मोटोकॉर्प ने जो भी उनके फंड्स की हेराफेरी की थी और 800 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट वहाँ पे सामने आया था। और दिल्ली में एक उन्होंने लैंड खरीदा था जिसको लेकर पूरी तरीके से वो जानकारी नहीं दे पाए थे और 60 करोड़ का कैश भी बरामद हुआ था। इस खबर के बाद हमने देखा कि स्टॉक में करीब 3-3.5% की गिरावट भी देखने को मिली, पर मार्केट बंद होने के बाद कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया जहां पे उन्होंने बोला कि अभी इस प्रकार की कोई भी जानकारी उनको MCA या फिर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से नहीं है, पर जैसे ही कुछ जानकारी आएगी तो वो अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी पूरी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी कोड्स एंड एथिक्स होती है उसको फॉलो करती है, पर अभी तक के लिए ये जानकारी है और इस खबर के चलते स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने को मिली। BPL के CMD अमित बैनर्जी ने हमसे खास बातचीत में कहा है जल्द ही वंदे भारत के 200 स्लीपर कोच के लिए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। सबसे पहला सवाल यही कि अभी हाल ही में आपको वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर बेस्ड जो ट्रेन है उसको बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। समझना चाहेंगे कि ये ऑर्डर साइज क्या है, पूरा प्लान क्या है और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? देखिए, हमारे पास जो है 10 ट्रेन का ऑर्डर आया है ICF से जी। ये जो है ये स्लीपर कार्स का है और ये हमारे देश में पहले वंदे भारत स्लीपर वर्जन बनेगा। ओके। ये स्लीपर वर्जन जो है पहले रेक जो है प्रोटोटाइप है, ओके। ये हमको करीबन अगले साल अप्रैल तक हमको डिलीवर करना है। अच्छा, ये पूरी डिज़ाइन जो है ये हमारे यहाँ पर बनेगा। डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर ही हमारी इसी फैक्ट्री में बनाया जाएगा और उसका बाद जो है बाकी 9 ट्रेन सेट्स का ऑर्डर भी डिलीवर किया जाएगा और इसके साथ साथ 10 का बाद और भी ऑर्डर मिलने का उम्मीद है हमें। अभी इसका क्या ऑर्डर साइज क्या है और आप को क्या उम्मीदें हैं कि और कितने इस तरीके के प्रोजेक्ट में आप अपनी भागीदारी करना चाहेंगे? ये करीबन हम लोग को जो ऑर्डर वैल्यू है 675 करोड़ का है और आगे चलते ICF से ऑर्डर हम लोग को और मिलेगा।
कोटक ने एक्टिव मनी फीचर्स की सुविधा लॉन्च की है। इस फीचर्स में एफडी जैसा ब्याज मिलेगा। इस बारे में हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कोटक बैंक के ग्रुप प्रेसिडेंट विराट धनजी से बातचीत की। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है विराट धनजी, ग्रुप प्रेसिडेंट कोटक महिंद्रा बैंक। सर, ये जो नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एफडी वाला ब्याज मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट में 7% तक का, तो इसके पीछे मकसद क्या है? किस तरह के कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं और क्या ग्राहकों के लिए ये ऑटोमेटिक होगा कि आपको कुछ अगर सेविंग अकाउंट है आपका कोटक महिंद्रा बैंक में तो आपको 7% तक ब्याज मिल जाएगा? देखो, पहले तो हमने ये चीज़ इसलिए किया है क्योंकि हमारे कस्टमर्स के लिए दो समस्या आई थी। एक, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगा तो एफडी के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, लेकिन एफडी में आपका टाइम बाउंड हो जाता है और अगर एफडी तोड़ने पे पेनल्टी लगती है, तो वो कम इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट पे, एफडीज में ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे पेनल्टी है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये एक्टिव मनी का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपना ज़रूर जितना मीन्स जो 25,000 का जो मिनिमम बैलेंस है उसके ऊपर का जो पैसा है वो स्वीप में मूव कर जाएगा, और अगर ज़रूर हुआ आप चेक भी लिख सकते हो, आप एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। सो आपका लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और आपके पैसे पे ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। और सर, इसका आपके मार्जिन्स पे कितना इम्पैक्ट आप होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि जो अभी जो मौजूदा दर है डिपॉजिट रेट के का अतिरिक्त आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो किस तरह का इम्पैक्ट जो है आपने कैलकुलेट किया है? देखो, ये प्रोग्राम के द्वारा हम नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारे खुद के कस्टमर्स जिन्होंने ये हायर अर्निंग इंटरेस्ट ऑप्शंस पे जो पैसे मूव किए हैं वो वापस लेके आएंगे। तो जितने नया कासा डिपॉजिट्स आएगा वो मोर और लेस मेरा ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट कवर करेगा। और एक एडिशनल चीज़ एडवांटेज ये है कि मैंने जो नए कस्टमर्स जो मेरे कभी कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर्स थे ही नहीं, उनको अगर आज मैं लेके आया तो उनको मैं क्रॉस सेल कर सकता हूँ, कोई भी लोन दे सकता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, तो मेरे लिए वो और अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी। सर, करंट अकाउंट में भी आप दावा कर रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा का बैलेंस पे आप 7% ब्याज देंगे करंट अकाउंट होल्डर्स को भी? हाँ, वो सेम मीन्स प्रोडक्ट जो है वो थ्रेशोल्ड ही अलग है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दोनों में सेम है। अच्छा, तो सर ये करंट अकाउंट वाला तो बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, आपके डिपॉजिट्स के लिए। हाँ, इसीलिए हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बाजार में आज हुए एक्शन की। तो बाजार में आज बैंकिंग शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक में 544 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग शेयरों के टूटने का असर बाजार पर पड़ा और बाजार की 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी 18,700 के नीचे बंद हुआ। सेबी जी एंटरटेनमेंट मामले में सैट ने सुनवाई टाल दी है। पूरी खबर के साथ अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। जी अंकुर, बताएं। जी हाँ, सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कोई भी राहत नहीं दी है यहाँ पर, चाहे वो पुनीत गोयनका हो या फिर सुभाष चंद्रा हो। उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन मूव की थी कि जो सेबी का अंतरिम ऑर्डर है वहाँ पर स्टे दिया जाए, और जो काउंसिल्स थे उनका आर्गुमेंट यही था कि ये फंडामेंटल राइट में है कि इस तरीके का जब भी कोई ऑर्डर आता है तो क्लाइंट की रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो उनका आर्गुमेंट ये था कि जब तक ये भी 13 दिन 14 दिन जो भी बाकी रह गए हैं, ऐसा ना हो कि बाद में ऑर्डर आए और फैसला पलटना पड़े कोर्ट को। तो दलील ये दी जा रही थी कि पहले इंटरिम स्टे लगा लीजिए, उसके बाद दलील चलती रहेगी, बाद में आप सुनवाई करिए। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि वो आज किसी भी तरीके का यहाँ पे स्टे देने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट कोर्ट ने यही बोला है रिस्पोंडेंट्स को अपने अपने जो नोटिसेस हैं वो आप उस पर रिप्लाई कर दीजिए और मंडे को वापस से इस मैटर पर सुनवाई होगी। साथ ही साथ एक ज़रूरी हियरिंग यहाँ पर NCLT में भी है, और वो है जी और सोनी के मर्जर को लेके। तो उसकी जो तारीख है वो कल ही है। तो यहाँ पर भी जो वकील थे
वकील थे सुभाष चंद्रा जी और पुनीत गोयनका जी की तरफ से, वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर कोर्ट से राहत मांगी कि चूंकि ये हियरिंग पेंडिंग है तो वहाँ पर सैट से थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। यहाँ पर सैट ने यही आदेश दिया है कि आप एक एडजर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वो NCLT में मूव हो सकती है। तो साथ ही साथ जब भी अब मंडे को सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि आगे कोर्ट का रुख कैसा रहता है इस मामले पर आज फिलहाल किसी भी तरीके की सैट ने यहाँ पे कोई राहत नहीं दी है। शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ET Now से देश भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।